नमस्कार, मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है मैच द फॉलोइंग, मैच कराना है। आइए देखते हैं किससे किसे मैच कराते हैं। सबसे पहले है दीवानी। दीवानी को हम लोग मैच कराते हैं राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। जो दीवानी है ये एक डेजिग्नेशन थी, ये जिसे मिल जाती थी उसे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट मिल जाता था। नेक्स्ट है टाइगर ऑफ मैसूर। टाइगर ऑफ मैसूर टीपू को कहा जाता था। नेक्स्ट है फौजदारी अदालत। फौजदारी अदालत हम मैच कराते हैं क्रिमिनल कोर्ट से, जहाँ पर आपराधिक जो मामले होते थे वो सुलझाए जाते थे। नेक्स्ट है रानी चेन्नम्मा। रानी चेन्नम्मा को हम मैच कराते हैं लेड एन एंटी ब्रिटिश मूवमेंट इन कित्तूर। कित्तूर के कर्नाटक की रानी चेन्नम्मा जो है वो कर्नाटक के कित्तूर की रानी थी। इन्होंने ब्रिटिश मूवमेंट के खिलाफ विद्रोह किया था और जिसमें इन्हें कैद कर लिया गया और वहीं जेल में ही उनकी कुछ सालों के बाद डेथ हो जाती है। नेक्स्ट है सिपाही। सिपाही को हम मैच कराते हैं सिपॉय। सिपॉय जो है वो कुछ कह सकते हैं हमारे सिपाही से ही मिलता जुलता वर्ड है, जिसे सिपाही के लिए ब्रिटिशर्स जो थे वो यूज़ करते थे सिपॉय के रूप में। चलिए बच्चों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं जो कि आपको फिल करने हैं। ये मैंने पहले से फिल कर रखा है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल बिगिन विद द बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी जो था, यहीं से बंगाल पर जो ब्रिटिशर्स थे इनकी जो है जीत स्टार्ट होती है। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच में लड़ाई होती है, युद्ध होता है, जिसमें कि ब्रिटिशर्स जो थे वो जीत जाते हैं और यहाँ से बंगाल पे उनकी जो जीत है वो स्टार्ट होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है हैदर अली एंड टीपू सुल्तान वर द रूलर्स ऑफ मैसूर। हैदर अली और टीपू सुल्तान जो थे वो कहाँ के शासक थे? ये दोनों मैसूर के सुल्तान थे, मैसूर के शासक थे। हैदर अली जो थे वो टीपू के फादर थे। नेक्स्ट हम देखते हैं डलहौजी इम्प्लीमेंट द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है उसे इम्प्लीमेंट किया था। इसके तहत पहले जो भी राजा होते थे उसमें क्या था कि जो राजा का बेटा होता था वही उत्तराधिकारी होता था, वही राजा बनता था। उसके अगर 4 पुत्र हैं, 5 पुत्र हैं, 2 पुत्र हैं, उनमें से जो योग्य होता था उसी को राजा बनाया जाता था। और अगर किसी राजा के कोई पुत्र नहीं है तो वो गोद भी ले सकता था। लेकिन ये डलहौजी के आने के बाद डलहौजी ने ये इम्प्लीमेंट दिया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का, जिसके तहत कि जो ये राजा गोद ले सकते थे, किसी भी पुत्र को गोद ले सकते थे और उसे अपना राजा बनाते थे, उसे इसने समाप्त कर दिया। उस डलहौजी के हिसाब से, डलहौजी ने जो इम्प्लीमेंट लाया उसके हिसाब से जिस भी राजा का कोई पुत्र नहीं है वो आगे गोद लेके उसे उत्तराधिकारी नहीं बना सकता था। तो ये जो आया इम्प्लीमेंट इनका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। नेक्स्ट है मराठा किंगडम वर लोकेटेड मेनली इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। मराठा जो कि 17th सेंचुरी से, मराठा किंगडम जो कि 17th सेंचुरी में स्टार्ट होता है, ये मेनली लोकेटेड था ये वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड था। चलिए बच्चों, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स में आंसर करना है। इसमें फर्स्ट है ए, द मुगल एम्पायर बिकेम स्ट्रॉन्गर इन द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में मुगल एम्पायर जो था वो स्ट्रॉन्ग हो गया था। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? अब आप सोच के बताइए ये ट्रू है या फॉल्स है, और अगर ये ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है क्यों है? करेक्ट, ये स्टेटमेंट होता है फॉल्स, क्योंकि हमने देखा कि जो 18th सेंचुरी है यहाँ से ब्रिटिशर्स आ जाते हैं और यहाँ से उनकी जो पावर होती है, 18th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स की जो पावर होती है, प्लासी का जो युद्ध होता है, बैटल ऑफ प्लासी, वहाँ से इनकी पावर बढ़ती है। तो और यहाँ से जो मुगल एम्पायर है उनकी पावर डिक्रीज़ होती है, जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट होता है फॉल्स। नेक्स्ट हम आते हैं बी हमारा है द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज द ओनली यूरोपियन कंपनी दैट ट्रेडेड विथ इंडिया। इंडिया के साथ ट्रेड करने वाली इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो अकेली यूरोपियन कंपनी थी। ये स्टेटमेंट
पूरी तरह से फॉल्स है, क्योंकि इसके अलावा पुर्तगाली, डच ये सब भी आए थे यूरोपियन कंट्री से यहाँ ट्रेड के लिए। तो ये स्टेटमेंट कि ब्रिटिश सिर्फ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी, तो इस स्टेटमेंट होता है फॉल्स। नेक्स्ट है सी, महाराजा रंजीत सिंह वॉज द रूलर ऑफ पंजाब। महाराजा रंजीत सिंह जो थे वो पंजाब के रूलर थे, ये स्टेटमेंट है ट्रू। नेक्स्ट हम आते हैं डी, द ब्रिटिश डिड नॉट इंट्रोड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इन द टेरिटरीज दे कॉन्कर्ड। नेक्स्ट हम आते हैं डी है द ब्रिटिश डिड नॉट इंट्रोड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इन द टेरिटरीज दे कॉन्कर्ड। ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने अपने इलाकों में कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस नहीं किए। ये स्टेटमेंट है फॉल्स, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस जो भी होते हैं वो इन्हीं के टाइम में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी होता है फॉल्स। तो इस तरह ये कंप्लीट होता है हमारा सेक्शन। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 हमारा है व्हाट अट्रैक्टेड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू इंडिया। इंडिया से क्यों अट्रैक्ट हुए यूरोपियन कंपनीज? द रीज़न दैट अट्रैक्टेड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू इंडिया वर, यहाँ कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से यूरोपियन जो ट्रेडिंग कंपनीज थी वो इंडिया से अट्रैक्ट हुए। European trading companies were looking for new lands from which it could buy goods at a cheap price and carry them back to Europe to sell at higher price. यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज जो थी वो ऐसी लैंड सर्च कर रही थी जहाँ से वो गुड क्वालिटी के सामान ले सकें और उन्हें गुड क्वालिटी एंड चीप प्राइस पे सामान ले सकें और उन्हें यूरोप जाकर हायर प्राइस पे दे सकें। तो ऐसी संभावनाएं उन्हें इंडिया में दिखी जहां से वो चीप प्राइस की चीज़ें एंड गुड क्वालिटी वाली चीज़ें ले जाकर यूरोप में हायर प्राइस पे सेल कर सकें। नेक्स्ट हमारा है द फाइन क्वालिटीज़ ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस्ड इन इंडिया हैड अ बिग मार्केट इन यूरोप। इंडिया में कॉटन और सिल्क जो था वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मिलता था और उन्हें कम प्राइस में, चीप प्राइस में मिल जाता था और उन्हें जाके जिसकी कि यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड थी उसे जाकर यूरोप में वो सेल करते थे। नेक्स्ट हमारा है पेपर क्लोव्स, कार्डमम एंड सिनामोनियम टू वर इन ग्रेट डिमांड। दीज वर द रीज़न दैट अट्रैक्टेड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू इंडिया। यूरोपियन कंट्रीज़ इंडिया की ओर इंडिया के मसालों की वजह से भी अट्रैक्ट हुए जो कि जिनकी डिमांड यूरोप में बहुत ज़्यादा थी। पेपर क्लोव, काली मिर्च हुआ, यहाँ की मिर्च हुई, या तरह तरह के मसाले जैसे लौंग है, इलायची है, दालचीनी है, इन सभी की वहाँ पे यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड थी। ये सब कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज जो हैं वो इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हुई। चलिए बच्चों आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है व्हाट वर द एरियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द बंगाल नवाब्स एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल नवाब के बीच में किस बात को लेकर मतभेद थे? आइए आंसर देखते हैं। द रीजंस दैट कॉज द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन बंगाल नवाब्स एंड ईस्ट इंडिया कंपनी वर। बंगाल नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच इन बातों को लेकर मतभेद थे, वो कारण इस प्रकार है। आइए देखते हैं। इसमें फर्स्ट है नवाब रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ट्रेड के बदले जो टैक्स पे करना था उसमें वो कंसेशन चाहती थी या फिर वो टैक्स को पूरी तरह रिमूव करने के लिए कह रही थी, जिसे कि बंगाल के जो नवाब थे उन्होंने उनकी इस डिमांड को रिफ्यूज़ कर दिया। नेक्स्ट है डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट्स फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड। कंपनी से उन्होंने बंगाल के नवाब ने कंपनी से ट्रेड के बदले बड़े नजराने मांगे, मतलब कुछ गिफ्ट दें या फिर टैक्स भी बढ़ाएं, इन चीज़ों के लिए उन्होंने डिमांड की। नेक्स्ट है डिनाइड इट एनी राइट टू मिंट कॉइन्स एंड स्टॉप्ड इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशन। बंगाल नवाब ने उन्हें ऐसा ना करने पे, नजराने ना देने पे या जो टैक्स मांगा जा रहा है वो ना देने पर उन्हें सिक्कों की जो ढलाई वो करते थे उससे मना कर दिया। उसके अलावा वो अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए किले बना रहे थे, उस किले को बनाने पर उन्होंने रोक लगा दी। नेक्स्ट है Nawabs claimed that the company was depriving the Bengal government of huge amounts of revenue and undermining the authority of the Nawab.
नवाब का आरोप था कि जो कंपनी है उसने जो कंपनी है वो एक बड़ा जो उन्हें टैक्स रेवेन्यू जो उन्हें देना है, एक बड़ा अमाउंट उन्हें जो देना है वो नहीं दे रही है, जिसकी वजह से बंगाल नवाब जो थे उनकी जो शक्तियाँ थी वो अंडरमाइनिंग हो रही हैं, उनकी पावर जो है वो अंडरमाइनिंग हो रही है। नेक्स्ट है, इट वॉज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस, राइटिंग डिसरिस्पेक्टफुल लेटर एंड ट्राइंग टू ह्यूमिलेट द नवाब एंड हिज ऑफिशल्स। नवाब का कहना था कि जो कंपनी है वो उनके लिए डिसरिस्पेक्टफुल लेटर लिख रही है, उनके लिए, बंगाल नवाब के लिए, और उनके लिए डिसरिस्पेक्टफुल लेटर लिख रही है, अपमानजनक लेटर लिख रही है, और जिसकी वजह से जो बंगाल नवाब हैं और उनके जो ऑफिसर्स हैं उनकी जो छवि है वो ख़राब हो रही है। नेक्स्ट है, द कंपनी डिक्लेयर्ड ट्रेड कुड फ्लोरिश ओनली इफ़ द ड्यूटीज़ वर रिमूव्ड। कंपनी का कहना था अगर ये टैक्स रिमूव कर दिए जाएँ, कोई भी कंपनी तभी फल फूल सकती है अगर उनके ऊपर टैक्स ना लगाए जाएँ या वो टैक्स कम ली जाए। तो इसलिए कंपनी का कहना था कि हमारी कंपनी तभी अच्छी तरह से ग्रो कर पाएगी, हमारा ट्रेड जो है वो अच्छी तरह से ग्रो तभी कर पाएगा अगर जो टैक्स है, जो रेवेन्यू है, वो उसे रिफ्यूज़ कर दिया जाए। तो ये कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से बंगाल नवाब और ब्रिटिशर्स के बीच में मतभेद थे। चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, हाउ डिड द अजम्पशंस ऑफ दीवानी बेनिफिट द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी मिलने के बाद से, दीवानी पद जो उनको मिलता है उसे मिलने के बाद से उन्हें क्या फ़ायदे होते हैं, आइए देखते हैं जो उन्हें बेनिफिट मिलते हैं। दीवानी बेनिफिट द ईस्ट इंडिया कंपनी, जो दीवानी से उन्हें बेनिफिट्स मिलते हैं वो इस प्रकार हैं, आइए देखते हैं। दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज़ द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल। दीवानी मिलने से जो बंगाल के बड़े रिसोर्सेज थे वो कंपनी के अधिकार में आ जाते हैं। नेक्स्ट है, दे सॉल्व अ मेजर प्रॉब्लम, दे हैड टू बाई मोस्ट ऑफ द गुड्स इन इंडिया विद गोल्ड एंड सिल्वर। अब जो ये ट्रेड करते थे इंडिया के साथ गोल्ड और सिल्वर के बदले में, तो जो ये इन्हें दीवानी पद मिल जाता है तो इनके पास अच्छा खासा रेवेन्यू यहाँ का और रिसोर्सेज आ जाते हैं, इनके कब्ज़े में, इनके अधिकार में आ जाते हैं, जिसकी वजह से अब जो ये यहाँ से जो भी चीज़ें बाई करते थे उसके लिए इन्हें जो पे करना पड़ता था, इनके पास और कुछ नहीं था, ये गोल्ड और सिल्वर से यहाँ की चीज़ें जो था वो करके ले जाते थे और उन्हें यूरोपियन कंट्री में सेल करते थे। अब जो उन्हें ये ट्रेड करना था कि यहाँ से बाई करके वहाँ सेल करना है, लेकिन ये बाई करने के लिए जो गोल्ड और सिल्वर का यूज़ करते थे, ये वाली प्रॉब्लम इनकी सॉल्व हो गई, क्योंकि अब वो जो यहाँ से कलेक्ट होता था उसी से बाई कर सकते थे। नेक्स्ट है, द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन स्लोड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी एंड एंटायरली स्टॉप्ड आफ्टर द अजम्पशंस ऑफ दीवानी। अब क्या होता है कि जो बैटल ऑफ प्लासी जब होता है, जो इनका नवाबों का और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो फाइट हुई थी उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है वो जीतती है, तो वहाँ बैटल ऑफ प्लासी जो होता है वहाँ से काफ़ी कुछ इनके अधिकार में खुद ही आ जाता है। और लेकिन जब ये उन्हें ये दीवानी पद मिल जाता है उसके बाद से उनका ये जो अधिकार होता है वो और बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ, इन्हें वहाँ पे जीत मिली, उसकी वजह से जो ये ब्रिटेन से गोल्ड और सिल्वर लाते थे उसकी जो गति थी वो मतलब थोड़ा कम मात्रा में इन्हें लाना पड़ता था, जो इतना ज़्यादा आता था उसमें थोड़ी कमी आई। लेकिन ये जो दीवानी पद मिल गया उसके बाद से ये चीज़ एकदम स्टॉप हो गई, उन्हें वहाँ से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं थी, अपनी कंट्री से गोल्ड और सिल्वर लाने की ज़रूरत नहीं थी, यहीं से उन्हें अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता था, जिसकी वजह से जो भी चीज़ें इन्हें यहाँ से चाहिए थी ट्रेड के लिए वो बिना अपनी सिल्वर और गोल्ड लगाए हुए ही काम इनका हो जाता था, यहीं से ही वो चीज़ें, यहीं की चीज़ों से ही बाई कर लेते थे। नेक्स्ट है, नाउ रेवेन्यूज़ फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस, दीज रेवेन्यूज़ कुड बी यूज टू परचेज। अब जो इंडिया से इन्हें रेवेन्यू मिलता था उसी से कंपनी के सारे खर्चे जो होते थे वो पूरे हो जाते थे। अब उन्हें अलग से, और उसी से इनका खुद के भी खर्चे चल जा रहे थे, और उसके अलावा जो इन्हें ट्रेड करना था वो भी यहीं से इनकी पूरी हो जाती थी। उसके अलावा है, कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया। कॉटन एंड सिल्क यहाँ से वो ले जाते थे, मसाले ले जाते थे तरह तरह से के, तो वो सारी चीज़ें अब वो इन्हीं रेवेन्यू से, इन्हीं रिसोर्सेज से जो इनके पास आमदनी होती थी उसी से ये चीज़ें ये लेने लगे, अपना गोल्ड और सिल्वर अब नहीं लाना पड़ता था। नेक्स्ट है, मेंटेन कंपनी ट्रूप्स। जो इनके पास रेवेन्यू आता था इसी से ये अपनी जो आर्मी थी उसकी भी सैलरी देना, उनकी देखभाल करना वो इसी से करने लगे। एंड मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द कंपनी फोर्ट एंड ऑफिसेज एट कलकत्ता। जो इनकी बिल्डिंग बन रही थी
कलकत्ता में जो इनका ऑफिस बन रहा था, इनके जो किले बन रहे थे, वो सारे जो खर्चे थे वो इनके यहीं से दीवानी पद मिलने के बाद यहीं से वो पूरे होने लगे। तो ये जो बेनिफिट्स हैं वो दीवानी मिलने के बाद से उनके ये बेनिफिट्स जो होते हैं वो और बढ़ जाते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस को एक्सप्लेन करना है। सब्सिडियरी अलायंस क्या है? सब्सिडियरी अलायंस जिसे सहायक संधि कहते हैं, जिसके तहत जो ब्रिटिशर्स थे उनके और जो यहाँ के रूलर्स थे उनके बीच में कुछ समझौते होते हैं जो इस प्रकार हैं। आइए देखते हैं। सिस्टम ऑफ सब्सिडियरी अलायंस, दोज हु एक्सेप्ट द टर्म विल हैव टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। जो भी इस सहायक संधि को, जो भी सब्सिडियरी अलायंस को एक्सेप्ट करेगा उसे टैक्स देना पड़ेगा कंपनी को। अब ये सब्सिडियरी अलायंस जो था वो कोई भी जो रूलर था वो अपने से एक्सेप्ट नहीं करता था, ज़बरदस्ती उसे एक्सेप्ट करना पड़ता था इस चीज़ को। तो जो भी इसे एक्सेप्ट करता था उसे कंपनी को टैक्स देना होता था। इसके अलावा इंडियन रूलर्स विल नॉट बी अलाउड टू हैव एन इंडिपेंडेंट आर्मी। अब जो ये सब्सिडियरी अलायंस को एक्सेप्ट करता था उसे अपनी खुद की आर्मी रखने की छूट नहीं थी। अब वो कैसी आर्मी रखेगा? रूलर मस्ट हैव अ रेजिडेंट इन द कोर्ट। वो कंपनी के द्वारा दी गई आर्मी को रखेगा और उनके रेजिडेंट में, उनके कोर्ट में, उनके दरबार में कंपनी के एक रेजिडेंट का होना ज़रूरी था जो कि उनके दरबार में हमेशा बैठेगा। कंपनी ऑफिशियल्स स्टार्टेड इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द स्टेट्स। कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं वो स्टेट के जो भी इंटरनल अफेयर्स होंगे उसमें वो पूरी तरह से इंटरफेयर कर सकेंगे, उसमें इंटरफेयर करने की उन्हें पूरी छूट होगी। एवरीथिंग द ऑफिसर्स वांटेड टू डिसाइड। जो कुछ भी वहाँ डिसाइड होगा, कब किस पद पे बैठाना है, कब किसे हटाना है, कब किसे कहाँ भेजना है, ये सारी चीज़ उस कंपनी के जो रेजिडेंट होंगे, जो कंपनी के ऑफिसर्स होंगे, वो ये सारी चीज़ें डिसाइड करेंगे। वही चीज़ें मानी जाएंगी जो उनके ऑफिसर्स जो हैं वो डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट है द रूलर्स हुज सिक्योरिटी विल बी ऑन द कंपनी, दे विल पे द फी टू they will pay the fee to the company in the event of non-payment of fee. The company will take away the revenue area equal to the fee from the ruler एज अ पेनल्टी। अब जो रूलर को उन्होंने अपनी आर्मी दी हुई होती है उसकी फ़ी उस रूलर को पे करनी होती है। अगर किसी वजह से वो रूलर उस फ़ी को पे नहीं कर पाता है तो उस फ़ी के अमाउंट के ही बराबर जो भी उनका रेवेन्यू लैंड होगा उसे पूरी तरह से ये कंपनी जो है ये टेक अवे कर लेगी। पूरी तरह से उनकी जो रेवेन्यू लैंड होगी रूलर की उसे कंपनी पूरी तरह से टेक अवे कर लेगी और एज अ पेनल्टी। तो ये कुछ लाइनें हैं जो कि सब्सिडियरी अलायंस के तहत आती हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, इन व्हाट वे वाज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इंडियन रूलर्स। इंडियन रूलर्स से कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो किस प्रकार अलग था। आइए ये देखते हैं। Indian states had organized that administrative and revenue division of their states into several units, but these were not effective. जो इंडियन किंग्स थे उन्होंने अपने स्टेट में एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू डिवीज़न जो था वो क्रिएट किया, ऑर्गेनाइज किया, जो कि सेवरल यूनिट्स में ऑर्गेनाइज थे। बट ये जो उनकी व्यवस्था थी वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं द अदर हैंड द कंपनी क्रिएटेड न्यू एंड इफेक्टिव प्रेसिडेंसी विच वाज रूल्ड बाय द गवर्नर। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो कंपनी थी उन्होंने नई और इफेक्टिव प्रेसिडेंसी अपनी लाई जो कि रूल्ड होती थी बाय गवर्नर के द्वारा वो रूल होती थी। नेक्स्ट हम देखते हैं द जुडिशियल सिस्टम वाज नॉट इफेक्टिव अंडर द रूल ऑफ इंडियन किंग्स वाइल द कंपनी ब्रॉट अ डेवलप्ड जुडिशियल सिस्टम। जो इंडियन किंग थे उनकी न्यायिक व्यवस्था उतनी प्रभावी नहीं थी, वहीं जबकि जो कंपनी थी उन्होंने एक डेवलप्ड जुडिशियल सिस्टम लाया। और जो इंडियन किंग्स थे उन्हें अपनी पुलिस व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था में बहुत ज़्यादा सुधार नहीं किए। और लेकिन वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जो कंपनी ने अपने
राजस्व और पुलिस व्यवस्था में काफ़ी सुधार किए। चलिए बच्चों, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, डिस्क्राइब द चेंजेस दैट अकर्ड इन द कंपोजिशन ऑफ द कंपनी आर्मी। कंपनी की जो आर्मी थी उसमें क्या चेंजेस आए, आइए देखते, उसे डिस्क्राइब करिए। आइए देखते हैं। चेंजेस दैट अकर्ड इन द कंपोजिशन ऑफ द कंपनीज आर्मी। फर्स्ट है, द कंपनी रिक्रूटेड प्रोफेशनल सोल्जर्स हु वर रूरल मेन इन प्लेस ऑफ इन्फेंट्री एंड कैवलरी। जो पहले इंडियन किंग्स की जो आर्मी थी उसमें ज़्यादा पैदल और घुड़सवारों की सेना ज़्यादा होती थी, उसकी जगह पे कंपनी ने क्या किया कि पैदल घुड़सवार जो सेना थी, इन्फेंट एंड कैवलरी जो थे, उनकी जगह पे कंपनी ने प्रोफेशनल सोल्जर्स को रखना स्टार्ट किया। The army was asked to ignore the sentiments of the caste religious community। अब जो कंपनी ये अपने सोल्जर्स रख रही थी, जो रिक्रूट कर रही थी सोल्जर्स, वो जो गांव के ही साधारण इंसान, जो गांव के ही साधारण नागरिक थे, उन्हें भी अपनी सेना में रख रही थी, जिन्हें वो तरह तरह के प्रशिक्षण दिया जाती थी, ट्रेनिंग दिया करती थी। उसमें कंपनी ने उन सभी से जो भी जाति मतभेद हों उन्हें इग्नोर करने के लिए कहा। कंपनी ने बोला इन चीज़ों के लिए हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है, उन्हें इग्नोर करने के लिए कहा। ऐसी कोई भी चीज़ उनकी सेना में नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, द कंपनी आर्म इट्स सोल्जर्स विथ मस्केट्स एंड मैचलक्स। कंपनी ने अपनी जो आर्मी थी उसे मस्केट एंड मैचलक्स से सुसज्जित किया, या उन्हें मस्केट एंड मैचलक दिए। नेक्स्ट है, द सोल्जर्स वर ट्रेंड इन द यूरोपियन वे, टॉट द डिसिप्लिन ऑफ प्रैक्टिस। कंपनी ने जो उसकी आर्मी थी उसे यूरोपियन वे में प्रशिक्षण, ट्रेनिंग प्रैक्टिस एंड डिसिप्लिन जो था वो यूरोपियन वे में सिखाया। तो ये जो चेंजेस थे वो कंपनी ने अपनी जो आर्मी थी उसमें किए। तो बच्चों, इस तरह से हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।